स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अभिलाषा में। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह था। औरंगजेब के समय भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगल के नियंत्रण में था। उस समय भारत पर जो नियंत्रण था वो पूरी तरीके से भारत पर जो हुकूमत था वो औरंगजेब का था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है और 1707 के बाद भारत में ये जो मुगल का जो विशाल साम्राज्य था वह टूटते चला जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे जो भारत के मुगल सूबेदार और जो बड़े बड़े जमींदार थे वो लोग अपनी ताकत को दिखाने लगते हैं और वो अपने क्षेत्रीय रियासत को औरंगजेब की मृत्यु के बाद से पुनः स्थापित कर लेते हैं। अब भारत में मुगल साम्राज्य के विपरीत अन्य क्षेत्रीय रियासत भी धीरे धीरे करके भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर रही थी। वो अपने पावर को पूरे भारत में फैलाना शुरू कर चुकी थी और इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में जो मुगल शासन था यानी कि जो मुगलों का जो साम्राज्य था वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा था। हालांकि 18वीं सदी के जो शुरुआत है उस दौरान भारत में जो राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिला उसमें अंग्रेज एक नई ताकत के रूप में उभरने लगी थी। यानी कि कुल मिलाकर हम यह समझ सकते हैं कि एक ओर भारत से मुगलों का पतन हो रहा था और दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों का उत्कर्ष हो रहा था। हालांकि भारत में इन यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था बल्कि उसका उद्देश्य केवल भारत से व्यापार करना था। परंतु ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत में जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे वो यहाँ के विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। हालांकि भारत में यूरोप के देशों से केवल ब्रिटिश ही नहीं थे जो व्यापार करने आए थे। उससे पहले भारत में 1498 में पोर्टुगीज, डच, उसके बाद ब्रिटिश और आखिर में फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी का भारत में आगमन हुआ। इन सभी कंपनियों का भारत में आगमन का केवल एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना और भारत का जो सूती वस्त्र और जो मसाला जिसका डिमांड यूरोपीय प्रदेशों में बहुत ज्यादा था, इन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर उसको बेचना और भारी मुनाफा कमाना इनका मुख्य उद्देश्य था। इन यूरोपीय कंपनी में यानी वास्को डी गामा जो कि पोर्टुगीज का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था, वो भारत के मालाबार कोस्ट पर आता है। ये मालाबार कोस्ट दक्षिण भारत में जो गोवा या फिर हम कोचीन को जानते हैं ये वहाँ सिचुएटेड है। तो वास्को डी गामा जब गोवा पहुंचता है तो उसका भारत में भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो अपने साथ आलू, तंबाकू और विभिन्न नई वस्तुओं को भारत लेकर आया था जिससे कि भारत के लोगों को नई वस्तुएं देखने को मिली। जबकि जब वह भारत आया तो उसका भारत आने का उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना। हालांकि भारत से व्यापार पहले भी हुआ करता था। वो कनिष्क के समय में जो सिल्क रूट है उस रूट के थ्रू यानी लैंड रूट के थ्रू व्यापार हुआ करता था। लेकिन उस रूट के बंद हो जाने के कारण यूरोप वासियों ने भारत के समुद्री मार्ग को खोजना शुरू किया। 1602 में भारत में डच का प्रवेश होता है। होलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी को हम लोग डच कहते हैं। ये डच सबसे पहले सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को लगाता है। उसके बाद भारत में ब्रिटिश का आगमन होता है। हालांकि ये जो ब्रिटिश कंपनी थी इसकी स्थापना 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा किया गया था। एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी को चार्टर प्रदान किया था यानी कि अब एशिया में जो व्यापार होगा वो केवल इसी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इंग्लैंड का कोई दूसरा और कोई कंपनी इस रीजन में जाकर व्यापार नहीं करेगा। किसी कंपनी को किसी रीजन में व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार प्राप्त होता है उसे ही चार्टर कहते हैं।
अब इस चार्टर के सहारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समुद्र के पार जाकर नए नए इलाके को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजों को खरीदकर अब यूरोप में ऊंचे कीमत पर बेच सकती थी। और इस कंपनी को अब दूसरी ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी से कंपटीशन का कोई डर भी नहीं था, क्योंकि इसको उस क्षेत्र का एकाधिकार यानी इसको चार्टर प्राप्त हो चुका था। लेकिन ये जो शाही दस्तावेज था वो दूसरी यूरोपीय ताकत को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। पूरब का बाजार का तात्पर्य होता है कि एशिया का रीजन्स, क्योंकि जो चार्टर था ये केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद सागर को पार करते हुए भारत तक पहुंचती, उससे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था, जिसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। अब यूरोप के अन्य देश से अलग अलग कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आना शुरू कर चुकी थी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजों को ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। अब इन व्यापारिक कंपनियों को अब भारत में अगर फलने फूलने का कोई रास्ता अगर दिख रहा था तो वो था आपसी कंपटीशन को ही खत्म कर देना, यानी किसी तरीके से बाजार पर कब्जा कर लेना। इस चक्कर में इन व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो जाती है और 17th से 18th सेंचुरी के बीच जब भी किसी कंपनी को मौका मिलता तो वो दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्तों में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आग लगा देती। क्योंकि ये व्यापार अब हथियारों के मदद से चल रहा था और जो व्यापारिक कोठी थी, जो व्यापारिक चौकियां थी, इसको अब किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाने लगा। यानी जहां भी इनका फैक्ट्री था उसको चारों ओर किले से घेर कर इसको सुरक्षित रखा जाने लगा। अब अपनी बस्तियों को जब किलेबंदी करके व्यापार में मुनाफा कमाने के इस कोशिश के कारण इन लोगों का वहां के स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव होने लगा और ऐसे करते करते ये जो व्यापारिक कंपनियां जो भारत में व्यापार के लिए आई थी अब राजनीति में धीरे धीरे शामिल होना शुरू कर देती है और देखते देखते भारत में ये व्यापारिक कंपनियां भारत में राजनीति करना शुरू कर देती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, बंगाल में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की जाती है। ये जो कंपनी के व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था और फैक्ट्री का मतलब वेयर हाउस होता था। ये फैक्ट्री का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। फैक्ट्री मतलब जो सामान विदेशों से लाया गया है उसको केवल स्टोर किया जा रहा है, या फिर जो सामान विदेश भेजना है उसको भेजने से पहले जहां स्टोर किया जा रहा है, ये फैक्ट्री केवल स्टोरेज हाउस के रूप में जानी जाती थी। अब जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाने की शुरुआत कर दी और 2 साल के बाद उसे मुगल अफसर से रिश्वत देकर पास के ही जो 3 गांव थे उसकी जमींदारी को भी खरीद ली थी। इसमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ये जो ब्रिटिश था उसने औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि अगर कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती है और इस फरमान को वो औरंगजेब से जारी करवा देती है। अब ये जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को हासिल करने लगी और पहले से मौजूद जो उसको अधिकार दिया गया था उसमें वह फायदा उठाने लगी थी। जैसे कि औरंगजेब ने तो केवल
जो टैक्स में राहत था वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। लेकिन इसमें काम करने वाले जो अधिकारी थे उसने निजी तौर पर इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली में बहुत कमी हो गई थी। और ऐसे में जो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया। व्यापार से युद्ध तक का सफर। बंगाल के नवाब के बीच अब कंपनी की जो टकराव थी वो काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन अफसरों ने टैक्स में चोरी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि बंगाल के राजस्व में काफी नुकसान हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत की भी जो स्थिति थी वह भी वैसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का जो नवाब था वो अलीवर्दी खां बनता है, और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये सभी जो नवाब थे वो सभी के सभी शक्तिशाली थे। इन्होंने कंपनियों को छूट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना होगा। और जो ब्रिटिश को इससे पहले जो सिक्के ढालने का जो अधिकार था उन अधिकारों को भी छीन लिया गया, और साथ में वो जो ब्रिटिश उस शहर की जो किलेबंदी करवा रहे थे उसे तुरंत रोक देने को कहा गया, क्योंकि टैक्स की हो रही चोरी के कारण जो नवाब थे उनकी ताकत कमजोर पड़ रही थी, और जबकि ये जो कंपनियां हैं वो टैक्स चुकाने को तैयार भी नहीं थी। ये जो टकराव था वो दिनों दिन और गंभीर होते गया, और अंततः इस टकराव के परिणाम के रूप में हमें प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हमें देखने को मिलता है।